हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयपुरिया क्लासेस। देखिए, अपनी आज साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चनों की क्लास है। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासें आ चुकी हैं, वो जाके देख लेना। प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसमें 2 क्लास पहले से सेव्ड हैं। एक 3 नंबर क्लास है। इसमें मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर थोड़ा जो क्वेश्चनों का लेवल है वो थोड़ा कठिन है। अगर आप 30 में से 19 नंबर भी करते हैं तो आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जो आज पेपर है वो थोड़ा लेवल का है, इस वजह से। ठीक। और ये शिक्षक भर्ती 2022 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के संभावित प्रश्न, टेस्ट सीरीज 30 MCQ है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट और KVS और जितने भी ऑल टेट एग्जाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए पूरी क्लास देखना, और हो सके तो अपने जो क्वेश्चन नहीं आए उनको नोट कर लेना नोटबुक में, ताकि आपको आगे सहायता मिल सके। और दोस्तों, ऐसे ही मैं डेली 30 क्वेश्चनों की क्लास लेके आता हूँ। साइकोलॉजी की भी और शिक्षण विधि की भी और हिंदी की भी इनकी आगे स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी की अभी फ़िलहाल चल रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासों का आपको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों। अब आगे देखें, पहले क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो इसमें से आपको जो सही नहीं है वो कथन बताना है। देखो, पहला ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर आता है अपन दूसरा, आता है विकास जन्म से किशोरावस्था की ओर आगे बढ़ता है और फिर पीछे बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो विकास है, पहला ही ऑप्शन बता रहा है विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में आगे जाता है, मतलब पूरी पूरी जिंदगी विकास एक स्तर में सीधी रेखा में गति करता है। ये नहीं है कि भाई पहले किशोरावस्था में आगे बढ़ता है फिर पीछे बढ़ता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। किसी का विकास अच्छी तरह होता है, किसी का थोड़ा कमज़ोर होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति जाता है, उसके बाद रुक जाता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई पहले विकास आगे की तरफ जाता है फिर पीछे की तरफ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो अपना सेकंड नंबर ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, और इससे पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा अपना 2। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यह मानवों व मनुष्यों में विकास के की सबसे तीव्र गति कौन सी होती है। मनुष्यों में विकास की सबसे जो तीव्र गति है वो कौन सी उम्र में होती है। वह अपनी बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या यौवनावस्था में। तो इसको उत्तर आप बताइए दोस्तों। आप इनके जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, अगर सोच लिया करो कि इसका उत्तर ये होगा, और फिर मैं जैसे आंसर बताऊं तो आप देखा करो आपने सही सोचा था गलत सोचा था, ऐसे काउंट करके, और आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, जो मनुष्य में जो विकास की सबसे तीव्र गति जो होती है वो होती है किशोरावस्था में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है वो पूछ रहा है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। इसका आंसर देखिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अपन अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों की, शिक्षण विधि, या फिर अपने संस्कृत शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि, EVS शिक्षण विधि, पर्यावरण शिक्षण विधि, और जितना अपना डिट का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। फर्स्ट ग्रेड में जितने भी अपनाते हैं, सेकंड ग्रेड या EVS टेट जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सभी सिलेबस को कवर करेंगे। क्वेश्चन लेके आएंगे, अपन ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको तीसरे का आंसर देखिए आप। तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 शब्द। 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था। जो बुद्धि का है तरल मोजक मॉडल किसने दिया था। कैटल ने, गिलफर्ड ने, थ्रस्टन ने या स्पीयरमैन ने, किसने दिया था बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैटल। कैटल ने बुद्धि का तरल मोजक बुद्धि मॉडल दिया था। ठीक है, तो कैटल ने जो है व्यक्तित्व के बारे में 16 PF तत्व बताए थे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, स्पीयरमैन का जो बुद्धि का होता है वो होता है द्विकारक सिद्धांत होता है इसका।
थ्रस्टन का जो होता है वो आता है थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत, नोट कर लेना आप। थ्रस्टन ने जो बुद्धि के बारे में दिया था वो समूह कारक, और स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने जो दिया था वो द्विकारक सिद्धांत दिया था, और जो तरल मॉडल सिद्धांत वो दिया था कट्टल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धि के संबंध में जो सत्य ऑप्शन है उसको चयन कीजिए। बौद्धिक आयु, बौद्धिक बौद्धिक आयु में व्यक्तकर्मी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। इसका आंसर देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। बुद्धि लब्धि सूत्र क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए, फिर इसका आंसर अपन चर्चा करेंगे। जो बुद्धि लब्धि सूत्र होता है ना वो क्या होता है, देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होती है अपनी मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा होती तैथिक आयु या कालानुक्रमिक आयु, इसी को बोलते हैं कालानुक्रमिक आयु या तैथिक आयु, और गुणा में होता है 100। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बुद्धि किसके समान है, तो ये अपनी कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमी। अगर काल इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें, बुद्धि लब्धि कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमिक संबंधित है। देखो प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, प्रत्यक्ष तो इसमें अपनी मानसिक आयु, तो अपना हो जाएगा ये 3 नंबर इस क्वेश्चन में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, 5 में राइट आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमी होती है बुद्धि लब्धि। सूत्र मैंने आपको बता दिया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओब्लिक ये खालिस्तान दे रखा है, किसके ऊपर किया था ये सिद्धांत जो था, पेवलोव ने अपने सिद्धांत किसके ऊपर किया था ये पूछना चाह रहे हैं। खरगोश के ऊपर, चूहे के ऊपर, कुत्ते के ऊपर या बिल्ली के ऊपर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है तो इसका आंसर आप जानते होंगे, तो इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। पेवलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, डॉगी के ऊपर किया था, डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसने कहा था। जो कथन भी आते हैं अपने पेपर में, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट कथन है वो मैं लेके आता रहता हूँ। जो पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं ना वही कथन लेके आता हूँ। तो ये जो कथन लेके आता हूँ इनको आप थोड़ा याद कर लेना, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है। ये मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रोस का है या ड्रेवर का है। दोस्तों ये जो कथन है ये है वुडवर्थ का। ठीक है, याद ही करना पड़ेगा आपको, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन वुडवर्थ ने दिया था। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति या नार्सिज्म प्रवृत्ति या हिप्टोजम प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर बताइए आप। देखो अपने आप से प्रेम करना या जो प्रवृत्ति है ये होती है नर्सिसिज्म प्रवृत्ति। इसका मतलब होता है जैसे ये जो प्रवृत्ति होती है इसमें क्या करेगा, वो अपने आप से, जो भी बच्चा होता है वो अपने आप से प्रेम करने लगता है। ये जैसे बार बार शीशा देखेगा, दर्पण देखेगा, उसमें दर्पण देखिए मतलब बार बार देखेगा कि ये नाक ऐसे हो रहा है, ये बाल इस अच्छे से नहीं बह रहे, इसको अच्छे से कंघी लगाओ, आँख ऐसी दिख रही है मेरी, ये ऐसा दिख रहा है, मतलब अपने आप से प्रेम करने लग गया। वो बार बार शीशे के ऊपर दर्पण के आगे खड़ा रख के ये सब कुछ करते हैं, मतलब अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है नार्सिज्म प्रवृत्ति। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखना क्या है। व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव या अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या उपयुक्त सभी है। इसका राइट आंसर बताइए। देखो सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 9 नंबर में हो जाएगा 4। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। एक क्रेचमर, यूंग, सेल्डन या स्पेंजर। जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, किसने बताए थे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग हो जाएगा। युंग ने व्यक्तित्व के ये प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वो व्यक्ति होता है जो अंदर रहता है, संकालु या क्रोधी प्रवृत्ति होता है। बहिर्मुखी जो समाज में रहता है, सामाजिक आदमी होता है। और उभयमुखी हो जाएगा इन दोनों का मेल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संप्रत्यय परिणाम का प्रतिसोपान है। सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए संप्रत्यय क्या होता है। संप्रत्यय को देखो इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो होता है उसको जो होता है संप्रत्यय। जैसे आपको उदाहरण दूँ, जैसे मैं बोल दूँ भाई शेर, चीता या फिर जैसे भालू, ये सब जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट बना लिया? आपने कॉन्सेप्ट बना लिया ये सभी जो क्या है जंगली जानवर हैं। तो जंगली जानवर में अब जैसे आपने बता दिया शेर, चीता, भालू या बंदर वंदर जो भी हैं जंगली जानवर, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये क्या सभी क्या हैं जंगली जानवर है। तो जो ये कॉन्सेप्ट जो होता है संपर्क निर्माण के लिए प्रतिसोपान कौन सा है ये इसमें बताना है। तो सामान्यीकरण इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, विविधीकरण ये भी नहीं है। ठीक है, पृथक्करण ये भी नहीं है। ये तो सब इसमें जो प्रत्यक्षीकरण, तो संप्रत्यय का निर्माण जब होगा प्रत्यक्षीकरण, जब उसको अपन प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे या उनको प्रत्यक्षीकरण कर पाएंगे तभी संप्रत्यय का निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? खालिस्तान है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर, किसके द्वारा दिया गया था प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय या सिद्धांत? देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंडूरा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। इसी को अपन सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंडूरा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर है, सादृश्यता के नियम पर है, तत्परता के नियम पर है या सहचार्य के नियम पर है? तो इसका राइट आंसर आप सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए कौन सा नियम आधारित है? ये जो तत्परता का नियम। देखो ये जो तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के नियम है ना, ये जैसे एक और इसमें अभ्यास का नियम, ये जो है तत्परता, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ये जो 3 नियम है थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक के जो मूल नियम है ये, और ये जो आते हैं ये सादृश्यता का नियम और सहचार्य, ये गौण नियम है। इसके गौण नियम 5 थे। ठीक है, और जो मूल नियम थे वो 3 थे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तत्परता का नियम। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि। रुचि होगी तो ही अपन ध्यान लगा के देखते हैं, अन्यथा नहीं देखते। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि सबसे महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सबसे पहले अपने को SOR का मतलब पता होना चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं। एस का मतलब होता है उद्दीपक, उद्दीपक। ओ का मतलब होता है प्राणी, और आर का मतलब होता है अनुक्रिया। ठीक, ये सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था वो बताना है अपने को। वाटसन ने दिया था, कोल्फा ने दिया था, कॉलर ने दिया था या वुडवर्थ ने दिया था? इसका राइट आंसर बताइए आप। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है, जो SOR जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी अपने वुडवर्थ ने। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें
अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी कहलाती है, या क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, या अनुपात मापनी। इसका राइट आंसर बताइए अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है। तो इसका मतलब ये होगा अनुपात मापनी, अनुपात बता रहे हैं ये, ठीक है। अंतराल मापनी और परम शून्य मापनी दोनों है, तो अनुपात मापनी हो जाएगी इसका आंसर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। TAT द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? TAT। तो वही बात है, सबसे पहले अपने को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TAT होता क्या है? तो TAT मतलब होता है विषय आत्मबोधन परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, TAT। तो ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, ये बताइए। रोराक्स, आलपोर्ट, मैस्लो, या मर्रे? जो ये सिद्धांत है TAT, ये दिया गया था मर्रे द्वारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। TAT किसके द्वारा दिया गया था? मर्रे, और एक और था इनके साथ में, वो तो मार्गन, वो था अपना मार्गन। तो जो TAT जो सिद्धांत था मर्रे और मार्गन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्रे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो पर्सनालिटी है, उसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था वो बताना है अपने को। देखिए व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो बेंडूरा या वाटसन ने दिया था, या डॉलर से मिलर ने दिया था, कॉल रॉजर्स ने दिया था, या यूंग ने दिया था? इसका राइट आंसर बताइए। जो पर्सनालिटी का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो बेंडूरा और वाल्टन ने दिया था। 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारंपरिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो अंतर्मुखी बालक है, उसके गुण बताने हैं, वो कौन सा गुण है? देखो सभी के साथ मिलकर चलेगा तो वो बहिर्मुखी हो गया। समस्याओं को पारंपरिक रूप से समझने वाला, ये भी बहिर्मुखी का उदाहरण है। स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, यथार्थ के अनुकूल नहीं डालता, ये भी बहिर्मुखी का है। जो एकांत में विश्वास रखता है वो कैसे है? अंतर्मुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखो ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में ऊपर भी आया था, यूंग नाम का वैज्ञानिक आया था, उसने बताया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी बच्चों के बारे में बताया था। तो वो अंतर्मुखी का जो गुण है वो है एकांत में विश्वास रखने वाला। तो बताए 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि है? प्रक्षेपी है, अर्धप्रक्षेपी है, या अप्रक्षेपी है, या व्यक्तिगत है? 20 में राइट आंसर बताइए। जो पर्सनालिटी परीक्षण है वो है अपना व्यक्तिगत, ठीक है। पर्सनावली जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो अपना व्यक्तिगत है। 21वें देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि का एकल कारक या एकल तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉनसन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, या थ्रस्टन? राइट आंसर बताइए इसका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने दिया था बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, ठीक है। जो द्विव तत्व सिद्धांत दिया था, द्विव तत्व सिद्धांत वो दिया था अपना स्पीयरमैन ने। और समूह कारक सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने। समूह कारक सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने। और स्पीयरमैन ने द्विव कारक दिया था, और अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक तत्व सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। 22 नंबर देखिए। बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, बीने साइमन परीक्षण। जो अपना बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है वो कौन सा है वो बताना अपने।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण होता है, वो कैसा परीक्षण है? सामूहिक वार्षिक परीक्षण। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। कौन सा कार्य नहीं करेगा? ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करेगा, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करेगा, कठोर दंड देने का कार्य करेगा, या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा। तो कौन सा कार्य ऐसा है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए विद्यालय में समायोजन के लिए? जो बताइए इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। सहानुभूति व्यवहार भी करना चाहिए, ठीक है, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास भी करना चाहिए, और व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कठोर दंड नहीं देना चाहिए। ये प्रावधान कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किस में करेगा? जो असंगठित घर से जो बच्चा आता है उसको सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होती है? सुनियमित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? देखो, जो असंगठित घर से जो बच्चा आता है उसको सबसे ज़्यादा जो कठिनाई का अनुभव होता है वो होता है सुनियमित पाठों में उसको कठिनाई का अनुभव करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में भिन्नता या विचलन व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, या कथन किसने दिया? एक और कथन आ गया है। देखो, हर 10-30 क्वेश्चन लेके आता हूँ उनमें, उसमें से 2 या 3 तो कथन मिलेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए 2 या 3 कथन मैं लेके आता हूँ, और ये वही कथन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप, 25वें में अगर पता है तो आपको। यहाँ जो कथन दिया था ये दिया था जेम्स ड्रेवर ने। तो 25 में जो राइट आंसर हो जाएगा 2। देख 26 नंबर क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसकी उपज है? मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? 26 में राइट आंसर बताइए। तो 26 में राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक मनोविज्ञान। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसकी देन है? सामाजिक मनोविज्ञान की देन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पेपर में जो नहीं है ना, ये लिखाते हैं नहीं और है, सीधा इनको ऊपर मार्क कर लिया करो, नहीं है सीधे मार्क कर लेना ताकि अपने को ध्यान रहे। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अनुसंधान स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसका राइट आंसर बताना है, जो सही नहीं है वो चयन करना है अपने इनमें से। 27वें में राइट आंसर बताइए। तो ये व्यापक स्तर पर कार्य निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये क्रियात्मक अनुसंधान है यह स्कूल लेवल पे ही किया जाता है। इसमें व्यापक नहीं आएगा, इसमें संकुचित आएगा। ठीक है, तो जो ये व्यापक लेवल पे नहीं होगा, ये संकुचित लेवल पे है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्कूलों में किया जाता है ओनली, ये नहीं है कि पूरे समाज के लिए, स्कूल के लिए ओनली, इसलिए आएगा संकुचित। तो ये अपना जो 27वें में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ना और सोच समझ के जवाब देना इसको। देखिए, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य शैक्षिक
राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तीसरा नंबर ऑप्शन आता है विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षित किया गया है। चौथा नंबर जो ऑप्शन आता है वो आता है अपना निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और निःशक्त समूह के बालक या बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो जो सही नहीं है वो कथन का चयन करना है अपने को, सही नहीं है वो। देखो तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 25% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। 3 नंबर बिल्कुल सही है, विद्यालयों में प्रबंधन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जो 1 नंबर ऑप्शन है वो देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन, इस अधिनियम को राज्य में क्रियान्वयन हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो उदयपुर में है, ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है, ये भी सही है। तो अपना 2 नंबर ऑप्शन है ना ये थोड़ा गलत है। ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 28 में क्या जाएगा 2। तो ये क्या है, असत्य कथन है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है। जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो आरटी जो अपना एक्ट है 2009 में जो आया था और ये 1 अप्रैल 2010 में जो लागू हुआ था, जो उसकी प्रकृति कैसी है ये बताना है अपने को। ये जो है संवैधानिक है, संविधानेतर है या स्वैच्छिक है या गैर संवैधानिक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक। जो शिक्षा का अधिकार है वो कैसे संवैधानिक है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, ये भी आरटीई 2009 के बारे में क्वेश्चन है। का विस्तार किस राज्य में नहीं है, ये पूछ रहा है। आरटीई 2009 का जो विस्तार है किस राज्य में नहीं था, मतलब जैसे पहला ऑप्शन आता है इसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें इसका विस्तार नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे पहले कौन सी धारा लगी हुई थी आपको पता होगा, धारा 370 लगी हुई थी। इसलिए यहाँ पे जो जब आरटीई एक्ट बना था तो जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं किया गया था, इस वजह से ही जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है तो आपने 30 में से कितनी स्कोर किया है। ठीक है, और अपन 4 नंबर क्लास जल्दी ही लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।